मैं माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। किसी गांव में एक नौजवान था जिसका नाम कादिर था और जिसकी बस्ती में बहुत इज्जत थी, क्योंकि जहां कोई मुसीबत में होता वो सबसे पहले पहुंचता। किसी का बीमार बच्चा हो, किसी की टूटी छत या किसी बूढ़ी औरत के घर पानी भरना हो, वो बगैर बुलाए वहां मौजूद होता। लोग इसके लिए दुआएं करते और ये दुआएं एक दिन रंग ले आई। लोग अक्सर कादिर से पूछते, तुम्हारे घर में तो खुद इतनी तंगी है, फिर भी तुम दूसरों की मदद करने चल पड़ते हो। वो हमेशा मुस्कुराकर एक ही जवाब देता, मैं इसलिए मदद करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि परेशानी और तंगी में मदद की कितनी जरूरत होती है। कोई नहीं जानता था कि ये जुमला कितने गहरे तजुर्बे से निकला है, क्योंकि उसके अपने घर की कहानी बहुत कम लोगों को मुकम्मल मालूम थी। कादिर के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हमेशा रहती, जैसे कोई बोझ हो जो वो किसी को नहीं बताता। और ये बोझ दरअसल इसके अपने बाप की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो इसने बचपन से सुनी, समझी और अंदर ही अंदर झेली थी। बात यूं शुरू हुई कि कादिर के बाप का एक भाई था। दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए और एक ही सहन में खेल कर बड़े हुए। फर्क बस इतना था कि बड़ा भाई थोड़ा पढ़ा लिखा था, गांव के मौलवी साहिब के पास चंद साल बैठा था, हुरूफ पहचानना और हिसाब किताब लिखना सीख गया था, जबकि छोटा भाई सबसे छोटा होने की वजह से जल्द ही काम में लगा दिया गया। ना स्कूल देखा और ना ही कलम पकड़ा। वो मछेरों की बस्ती में रहते थे और मछलियां पकड़ने का काम करते थे। उसी से उनका गुजारा हो रहा था और घर चल रहा था। जब दोनों जवान हुए तो उन्होंने शादी कर ली। भाई, अगर हम बड़ी किश्ती खरीद लें तो गहरे समंदर तक जा सकेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब उनकी जरूरियात बढ़ गई तो उन्होंने एक ख्वाब देखा, एक बड़ी कश्ती खरीदने का, ताकि छोटी डोंगी छोड़कर गहरे समंदर तक जाया जा सके और ज्यादा कमाया जा सके और सुकून की जिंदगी गुजारी जा सके। बरसों की जमा पूंजी निकालकर दोनों ने आधी आधी रकम मलाई, कश्ती खरीदी और पूरे खानदान ने मिठाई भी बांटी गई। बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता नहीं, फिक्र मत करो, कागजी कार्रवाई में कर लेता हूँ। छोटा भाई बोला कि घर की ही बात है भाई, खून का रिश्ता है हमारा और हमें एक दूसरे पर पूरा पूरा एतबार है, इसमें क्या कागजी कार्रवाई करना, छोड़ी ये सब। बड़े भाई ने कहा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें उन कागजी कार्रवाइयों की अहमियत का अंदाजा नहीं है, ये जरूर होनी चाहिए। ये सुनकर छोटा भाई बोला, चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लो। कुछ दिन बाद जब कागजात वापस आए, बड़े भाई ने दिखाते हुए कहा, ये देखो मैंने कागजात बनवा लिए हैं, आकर इन पर अंगूठा लगा दो। छोटा भाई कागज पर बने हुरूफ को यूं देखता रहा जैसे कोई खजाना देख रहा हो, ना पढ़ सकता था ना समझ सकता था, बस मुस्कुराकर अंगूठा लगा दिया। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी वीडियोस मिलती रहे। 2 से 4 बरस दोनों भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। सुबह सवेरे साथ निकलते, रात गए थके हारे वापस आते और मुनाफा आधा आधा बांटते। एक ही दस्तरखान पर खाना खाते। बस्ती में उन्हें मिसाल के तौर पर पेश किया जाता, देखो भाइयों की मोहब्बत हो तो ऐसी हो। वक्त के साथ कारोबार बढ़ा, मुनाफा बढ़ा और जैसे जैसे बड़े भाई की जेब भारी होती गई, उसकी नीयत में कुछ हलचल मचने लगी। इस दौरान एक बार एक शदीद समंदरी तूफान ने बस्ती को हिलाकर रख दिया था। चूंकि इन भाइयों का घर बिल्कुल साहिल के करीब था, पानी घर के अंदर तक आ गया था। कई चीजें बहा ले गया था, जिनमें वो कागज भी कहीं खो गया या शायद पानी के साथ ही बह गया, जिस पर दोनों भाइयों ने कश्ती खरीद कर अंगूठे लगाकर मुआहदा किया था। बड़े भाई ने इस मौके से पूरा फायदा उठाने का सोचा और एक मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि अगर वो अकेला मालिक बन जाए तो मुनाफा दुगना हो जाएगा, और उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो उसके भाई के पास नहीं थी, पढ़ने लिखने की ताकत, और इसी को इस्तेमाल करके उसे अपने मंसूबे पर अमल करना था। फिर एक शाम जब दोनों काम से वापस आए, बड़े भाई ने इत्मीनान से कहा, मैं शहर जाकर बड़ा कारोबार करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे ये कश्ती बेचनी पड़ेगी। छोटे भाई ने कहा कि अगर ये बेच दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। बड़ा भाई बोला, तुम कोई मेहनत मजदूरी कर लेना, पहले की तरह दिल लगाकर काम करना, देखना तुम्हारे दिन भी बदल जाएंगे। छोटे ने कहा कि अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मेरे हिस्से की कश्ती के पैसे मुझे दे दो ताकि मैं कोई छोटी कश्ती ही खरीद लूं।
बड़ा भाई बोला, पैसे? कौन से पैसे? कश्ती तो मेरी है, चाहो तो कागजात देख लो कि कागजात में लिखा है कश्ती सिर्फ मेरे अकेले के ही नाम है, चाहो तो किसी को कागजात पढ़वा लो। छोटा भाई हक्का बका रह गया, क्या कह रहे हो भाई? तुमने तो खुद कहा था कि कश्त हम दोनों के नाम हैं। बड़े भाई ने जरा भी गुस्सा दिखाए बगैर निहायत नरमी से इसका हाथ थामा और आंखों में दुख सजा कर बोला, भाई तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? खुद जाकर कागजात देख लो। छोटे भाई ने कहा कि वो कागजात तो समंदरी पानी में बह गए थे। बड़े भाई ने कहा, ओहा, याद आया वो कागजात तो गुम हो गए हैं या शायद समंदरी तूफान में बह गए थे। लेकिन तुम मेरी बात का यकीन करो कि कुश्ती सिर्फ मेरी थी, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं था। छोटा भाई अपनी बात पर कायम रहा और बड़ा अपनी बात पर। जब मामला बड़ा और बस्ती तक बात पहुंची, छोटे भाई ने एक बार फिर से वो पुराना मुआहदा ढूंढना चाहा जो दोनों ने मिलकर लिखवाया था, जिस पर दोनों के अंगूठों के निशान थे। घर पहुंचा, संदूक खोला, लेकिन कागज उसे कहीं ना मिला। कुछ दिन इसी परेशानी में गुजरे और फिर उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि अब काजी के पास जाए और उससे बात करे, वो जरूर कोई हल निकालेगा। अगले दिन वो गांव के काजी के पास गया। दोनों भाई एक दूसरे के सामने अपना अपना दावा लेकर खड़े हुए। छोटे भाई ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर हमने ये कश्ती मिलकर खरीदी थी, मेरे भाई ने कागजात बनवाए, हम दोनों के नाम लिखे, अब वो कागज गुम है और ये बड़ा भाई मोकर गया है। बड़े भाई ने मुनाफकत और अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया, जैसे सच में दुखी हो। हुजूर, ये मेरा अपना भाई है, खून का रिश्ता है, मुझे दुख है कि आज हमें यहाँ खड़ा होना पड़ा। छोटे भाई को कोई गलत फहमी हुई है, ये कारोबार मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। हाँ, शुरू में इसने मेरा साथ दिया, इसको लगा कि शायद ऐसा करने से कारोबार में इसका हिस्सा हो जाएगा। ये मेरा छोटा भाई है और मुझे आज भी बहुत अजीज है, लेकिन हकीकत यही है कि कारोबार में इसका कोई हिस्सा नहीं है और इसका सबूत ये कागजात हैं, इस पर सब लिखा है कि कश्ती मेरी थी। छोटा भाई अचानक आगे आया और बोला, ये कागजात तो खो गए थे ना, अब कहां से आए? बड़े भाई ने कहा कि मैंने दोबारा ढूंढे तो मुझे मिल गए। तुमने बहुत जल्दी की यहाँ काजी साहिब के पास आने में, थोड़ा सब्र करते तो घर की बात घर में ही हल हो जाती। फिर प्यार से कहने लगा कि तुम छोटे हो, ये सब ठीक नहीं कर रहे तुम्हें मान लेना चाहिए कि कश्ती मेरी ही थी। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गई। देखो बड़ा भाई कितना नरम दिल है, किसी ने सरगोशी की, बेचारे बड़े भाई पर इल्जाम लगा रहा है अपना भाई। अमीर भाई कितने सब्र से सुन रहा है, ये गरीब रह गया इसलिए अब जबरदस्ती इसकी जायदाद में हिस्सादार बनना चाह रहा है, कितनी बुरी बात है। काजी ने कुछ देर दोनों के चेहरों को गौर से देखा। एक लम्हे के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो छोटे भाई की बेबसी में सच्चाई महसूस कर रहा हो, मगर फिर उसने सर झटक कर कहा, बेटा, दिल की बात से फैसला नहीं होता। मैंने बरसों इस कुर्सी पर बैठकर यही सीखा है कि जो सबसे ज्यादा रो रहा हो जरूरी नहीं वही सच्चा हो, और जो सबसे पुरसुकून खड़ा हो जरूरी नहीं वही झूठा हो। मुझे कागज चाहिए, अल्फाज नहीं। छोटे भाई ने आखिरी कोशिश की, हुजूर, मेरे पड़ोसियों से पूछ ले, उन्होंने देखा था कि हमने मिलकर कागज लिखवाया था, मगर जब गवाहों को बुलाया गया तो सालों की बात होने की वजह से कोई पक्के यकीन से कुछ ना कह सका, शायद देखा था या शायद नहीं। एक बूढ़े पड़ोसी ने शर्मिंदगी से कहा, इतने साल गुजर गए, अब साफ याद नहीं। काजी ने गहरी सांस ली, बगैर ठोस सबूत के मैं फैसला कैसे दूं? अदालत गुमान पर नहीं, सबूत पर टिकती है। छोटा भाई मुकदमा हार गया। कश्ती, कारोबार, सब कुछ कानूनी तौर पर बड़े भाई का करार पाया। हर हफ्ते ऐसी 3 वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अदालत से निकलते हुए बड़े भाई ने छोटे के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, देखो, मैंने कहा था ना, गलत फहमी थी तुम्हें। अब भी वक्त है, आओ मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। छोटे भाई ने कुछ ना कहा, बस अपना हाथ छुड़वा कर खामोशी से चला गया। उसी रात छोटे भाई ने अपनी बीवी से कहा, मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन करो। बीवी ने इसका हाथ थामा, मुझे यकीन है, अल्लाह सब देख रहा है, ना आप फिक्र ना करो। मगर बस्ती का रवैया दिन बदन बदलता गया और वो तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता शायद इसने पैसे संभाल कर नहीं रखे, कोई कहता
अब बड़े भाई का अच्छा घर, अच्छी कुश्ती और अच्छा कारोबार देखकर लालच आ गया है। कोई कुछ और कहता मतलब जितने मुंह इतनी बातें। और खुद छोटे भाई के दिल में भी दिन बा दिन एक अजीब शक जन्म लेने लगा। क्या वाकई ही उसे कोई गलत फहमी हुई थी? क्या वो खुद भूल रहा था? अपने ही भाई की नर्म आवाज और दुनिया की नजरों में अपनी गिरती इज्जत के दरमियान वो खुद अपनी नजरों में गिरने लगा। सालों गुजरते गए, बड़ा भाई अब खुद समंदर पर नहीं जाता था। उसने मजदूर रख लिए थे जो इसकी कश्तियां चिल्लाते, जाल डालते। वो खुद सिर्फ हिसाब किताब देखता, आराम से अपने बड़े पक्के घर में बैठता। छोटा भाई मजदूरी करता रहा, कभी किसी और की कश्ती पर, कभी बाजार में बोझ उठाकर। बरसों की मुसलसल तकलीफ, बेइज्जती और अंदर ही अंदर का गम, ये सब उसके जिस्म पर ऐसे असरअंदाज हुए जैसे कोई आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाए। कमर झोंक गई, हाथ कांपने लगे, आंखें धुंधला गईं। उम्र अभी 50 की भी ना थी, मगर जिस्म 70 बरस का लगता था। कभी कभार ईद, शादी या किसी खुशी गमी के मौका पर बड़ा भाई छोटे भाई के पास जाता, कुछ पैसे उसके हाथ में थमा कर कहता, रख लो भाई, अपनों का ख्याल रखना फर्ज है, ऐसे जैसे किसी एहसान का बोझ उतार रहा हो। इस मौका पर हर बार छोटे भाई के जख्म ताज़ा हो जाते और वो सोचता कि खुद तो मेरे पैसों से जिंदगी गुजार रहा है और मुझे फकीरों की तरह पैसे देने आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ अंदर ही अंदर कभी कभार बड़े भाई के दिल में भी एक हल्की सी कसक उठती, मगर वो हमेशा उसे दबा देता। अपनी ही सफाई खुद को देते हुए कहता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जब कभी मौका मिलेगा छोटे का हिसाब पूरा कर दूंगा। वैसे भी मैं उसे खुशी गमी के मौका पर पैसे तो दे आता हूं, इतना ही काफी है उसके लिए। ऐसा सोचते सोचते सालों गुजर गए और कभी उसके अंदर इतना हौसला ना आया कि अपने गुनाह की तलाफी कर सके। रात को जब घर खामोश होता और बीवी बच्चे सो चुके होते, बड़ा भाई कभी कभार अकेला सहन में बैठ जाता, आसमान की तरफ देखता। एक बार उसकी बीवी ने पूछा, क्या बात है, आजकल नींद क्यों नहीं आती? उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। मगर सच ये था कि कभी कभार, खास तौर पर जब अपने भतीजे को दूर से किसी की मदद करते देखता, उसके दिल में एक सवाल उभरता, क्या मैंने वाकई ठीक किया? और हर बार वो इस सवाल को ये सोचकर दबा देता कि अब इतने साल गुजर चुके, अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। इसी दौरान छोटे भाई के घर एक बेटा जवान हो रहा था, वही लड़का जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। वो बचपन से ये सब देखता और सुनता बड़ा हुआ। अपने बाप की झुकती कमर, ऊ की खामोश आंखें और माँ की रातों की दुआएं, ये सब ऊ के दिल पर नक्श होता गया। माँ अक्सर रात को हाथ उठाकर कहती, या अल्लाह, जो सच है वो कभी ना कभी सामने ले आना। और बेटा खामोशी से ये दुआ सुनता और दिल में गिरा बांध लेता। वो लड़का होशियार था, छोटी छोटी बातों को गहराई से देखने वाला, जैसे कोई जासूस हो। एक बार बाजार में किसी दुकानदार का भारी सामान चोरी हो गया। सब परेशान थे, मगर इसी लड़के ने सिर्फ पाँव के निशान देखकर बता दिया कि सामान कहाँ है, और वाकई वही मिल गया। लोग हैरान रह जाते, कहते, इस लड़के की नजर आम लोगों जैसी नहीं। और इसी होशियारी के साथ इसका दिल भी नर्म था। जहां किसी को मदद चाहिए होती, वो पहुंच जाता। किसी की छत टपकती, वो ठीक कर देता। किसी बूढ़े को राशन उठाना मुश्किल होता, वो उठा लाता। एक बेवा औरत का बेटा बीमार हुआ तो वो रात के अंधेरे में दवाई लेने दूर शहर तक गया, बगैर किसी को बताए। सुबह जब औरत ने शुक्रिया अदा करना चाहा, वो बस मुस्कुरा कर बोला, खाला, दुआ कर दे, बस यही काफी है। लोग अभी दुआएं देते, और यही दुआएं आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी में एक अनोखी बरकत बनकर आने वाली थीं। माँ कभी कभी इसे देखकर कहती, बेटा, तुम लोगों की इतनी मदद क्यों करते हो? वो हंसकर जवाब देता, माँ, जब अपने घर में मुश्किल देखी है तो दूसरों की मुश्किल नजर आ ही जाती है। एक दिन लड़का बाजार में बैठा किसी काम की तलाश में था कि एक आदमी आया और बोला, बड़े मियाँ के घर कुछ मजदूरों की जरूरत है, सामान हटाना है, सफाई करनी है, उजरत अच्छी मिलेगी। लड़के को मालूम ना था कि ये बड़ा मियाँ उसका अपना चचा है, क्योंकि वो कभी इस घर में गया ही नहीं था। घर पहुंचकर जब चचा सामने आया तो एक अजीब सी खामोशी दोनों के दरमियान छा गई। चचा ने अभी पहचाना, मगर कुछ न कहा, बस नजरें चुराते हुए इतना बोला, ठीक है, पीछे वाला कमरा साफ कर दो, बरसों से खुला ही नहीं। लड़के ने सोचा,
शायद यही मौका है कि अपने बाप के पुराने दुश्मन के घर को करीब से देखे, समझे कि वह ऐसा किया है जो उसके अपने घर में नहीं, बड़ा पक्का मकान, ठंडे कमरे, दीवारों पर नक्श ओ निगार, सब कुछ ऐसा जो बरसों की मेहनत के बगैर बस एक कागज के खेल से हासिल हुआ था। लड़का अंदर गया। वहां एक पुराना टूटा संदूक पड़ा था, वही संदूक जो बरसों पहले तूफान की रात पानी के रेले में इसी घर के कोने तक बहाया था और कभी किसी ने दोबारा खोल कर ना देखा था। लड़के ने इसे हटाने के लिए धक्का दिया और संदूक का पुराना सीलन ज़दा पेंदा टूट गया। अंदर से कुछ पुराने कपड़े, जंग आलूद औजार और एक मुलातला पीला पड़ा हुआ कागज निकला। लड़के ने कागज को एहतियात से खोला। लिखाई धुंधली जरूर थी मगर पढ़ी जा सकती थी और नीचे 2 अंगूठों के निशान साफ नजर आ रहे थे, एक इसके अपने बाप का, दूसरा इसके चचा का। लड़के का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें कागज छुपा कर घर ले जाने के बजाय सीधा अपने चचा के सामने जा खड़ा होने का फैसला किया। चचा, उन्हें कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, आवाज में ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक ठहराओ, ये आपके पुराने संदूक में मिला है। बड़े भाई ने कागज देखा, ऊ का रंग फक हो गया, हाथ कांपने लगे, बरसों का बनाया हुआ सुकून एक ही लम्हे में चटकने लगा। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से टूटी हुई आवाज में बोला, मुझे मालूम नहीं था ये यहाँ है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था। लड़के ने कुछ ना कहा, बस कागज लेकर सीधा अपने बाप के पास गया। बाप ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा, अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा, फिर कागज को, और आंखों से आंसू बहने लगे, ना खुशी के, ना गम के, बल्कि दुख के जो इसकी जवानी के बेहतरीन साल खा गया। दोबारा काजी के सामने मामला गया। काजी ने बड़े भाई से पूछा कि पिछली बार जो कागज दिखाया था वो किया था। बड़ा भाई पहले टाल मटोल करता रहा और फिर सब सच सच बताने लगा कि हम सब घर वालों को लगा कि ये कागज समंदरी पानी में कहीं बह गया है, इसलिए मैंने मौका से फायदा उठाया और नकली कागजात तैयार करवा लिए जिसमें सारी कश्ती सिर्फ मेरी थी। ये सब बताकर उसीन ने रोते हुए अपने भाई से मुआफी भी मांगी। मैं माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। जैसे ही फैसला हुआ छोटा भाई अफसुर्दा सा वहीं पर बैठ गया। बेटे ने कहा, अब्बा, अब सब कुछ हमारा है, कुश्ती भी और इज्जत भी सब वापस आ गया और हरजाने के तौर पर चचा का कारोबार भी हमें मिल गया है। अब क्यों उदास बैठे हो? बाप ने एक लंबी थकी हुई सांस ली और आहिस्ता से कहा, हाँ बेटा, सब कुछ वापस आ गया सिवाय एक चीज के। बेटे ने हैरत से पूछा, किस चीज के अब्बा? अब्बा ने जवाब दिया, मेरी सेहत और जवानी के खूबसूरत दिन खा गया कोई, और खाने वाला मेरा अपना खून का रिश्ता मेरा अपना भाई था। ये कहकर वो रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि इसकी कोई मुआफी नहीं। मुआफी इस गलती की होती है भाई जो इंसान से अनजाने में हो जाए। जो काम सोच समझ कर जानबूझ कर किया जाए और सालों तक किया जाए, इसकी कोई मुआफी नहीं होती। नाजरीन, आपकी क्या राय है? उसे मुआफ कर देना चाहिए था या नहीं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।